एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आजकल एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या बन करके उभरा है, जिसके बारे में WHO ने अपनी एक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे जारी करी है। उसी को आधार बनाते हुए आज मैं अपना ये वीडियो आपके सामने ले आई हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। WHO के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन के उभरा है। न सिर्फ ग्लोबल हेल्थ इशू बल्कि फूड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ दो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक को वैसे हम सब ने सुन रखा है ये नाम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक है क्या। तो एक बहुत ही साधारण भाषा में कहें कि एंटीबायोटिक उस तरह की दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ जहाँ हमारी बीमारियों का इलाज कर रही थी, अब वही हमारे लिए एक सरदर्द बनती जा रही हैं। कैसे? रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे घरों में जब कॉकरोच हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई केमिकल का स्प्रे करते हैं। केमिकल के स्प्रे से काफी कॉकरोचेस मर जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत बच जाते हैं। अब ये जो बचे हुए कॉकरोचेस हैं, इनमें उस दवा से लड़ने की एक अपनी क्षमता विकसित हो गई। इसी तरीके से जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इनके ऊपर जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें उस वक्त तो वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी आगे की आने वाली जनरेशन है वो उस दवाइयों से अपने अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। तो ये एंटीबायोटिक तो हम लोग भी ले रहे हैं, तो क्या हमारे शरीर में वो बदलाव नहीं आ सकता? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल के बने हुए। तो इनके अंदर चेंजेस आना बहुत आसान है। हम लोग वो चेंजेस नहीं ला पाते अपने शरीर में। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना सिर्फ ह्यूमन बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स में भी हो रहा है। और इससे सबसे बुरी तरह इफेक्टेड कौन है? यस, वी ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक हम लोग डायरेक्ट तो ले ही रहे हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स पौधों में दिए जा रहे हैं, हम लोग पौधे अनाज के रूप में, फल सब्जियों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आ रहा है। उसी तरीके से एनिमल्स के ऊपर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, और एनिमल्स को जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग खाते हैं, उनके थ्रू वो उनके शरीर में भी जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस को ही प्रॉब्लम है। दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, मिल्क एनिमल्स, इनको भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाती है। मिल्क के द्वारा भी ये एंटीबायोटिक्स हम ह्यूमन बींग्स में एक्यूमुलेट हो रहा है। ये समस्या आज इतनी बड़ी बन गई है कि WHO को इसके लिए संज्ञान लेना पड़ा और इसके ऊपर कुछ स्टेप्स उठाए WHO ने। तो WHO ने जो स्टेप्स उठाए हैं इसके खिलाफ, उसको डिस्कस करने के पहले चलो ये जानते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से आने वाला खतरा क्या है। देखो, जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी बैक्टीरिया में डेवलप हो जाएगा और फिर आप उसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं, तो आपको जो एंटीबायोटिक दिया जाएगा पता चला वो असर ही नहीं कर रहा है। जैसे एक बीमारी है निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस में भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन एंटीबायोटिक्स का असर कम हो रहा है और बैक्टीरिया अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? पेशेंट को ज्यादा लंबे समय तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। भाई, अगर इलाज असर नहीं कर रहा है तो इलाज ज्यादा लंबे समय तक करना पड़ेगा। दवाइयां बदल बदल के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा पेशेंट के ऊपर, जिससे कि दवाइयों का जो इलाज का खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। कई जगह सरकारें बहुत ज्यादा सब्सिडी देती हैं, तो ओवरऑल गवर्नमेंट के ऊपर भी एक आर्थिक नुकसान, आर्थिक भार बढ़ता चला जाएगा। जो पेशेंट है उसकी अपनी गतिविधियां रुक जाएंगी। अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो उसका पूरा परिवार सफर करेगा। और तीसरा सबसे चिंता का विषय ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण डेथ रेट बहुत बढ़ रही है। अभी तक तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पे बात करी, तो क्या इसका सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। सोल्यूशन पे हम आए उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला सोल्यूशन तो यही है कि हम अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग को इतना साफ रखें कि इन्फेक्शन हो ही ना, कोई बीमारी फैले ही ना। खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान रखें, ताज़ा खाना खाएं। अगर फूड को रखना भी पड़ रहा है तो सही टेम्परेचर पे उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, जैसे कि घरों में फ्रिज का इस्तेमाल होता है। अगर हम
तीसरी चीज कि अगर हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज के से जूझ रहे हैं जिससे कि संक्रमण फैल सकता है समाज में, तो हमको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, अपने आप को समाज में निकलने से बचना चाहिए। और वहीं अगर कोई और बीमार है तो उसको देखना जाना, उसको कांटेक्ट करना जब तक कि उसे मेरी जरूरत ना हो, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। हॉस्पिटल्स वगैरह में अननेसेसरी बच्चों को लेकर के नहीं जाना चाहिए, भीड़ नहीं जुटानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम लोग इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, और ये सारी बातें तो हमें कोरोना ने ही सिखा दी। अब आते हैं कि जब हम एंटीबायोटिक्स को लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक 4D का कॉन्सेप्ट आता है। 4D का मतलब फर्स्ट D मीन्स ड्रग, सेकेंड D डोज, थर्ड D ड्यूरेशन और फोर्थ D डिस्क्लेशन। देखिए, पहला तो हो गया ड्रग, कौन सी ड्रग लेनी है इस पे फोकस किया जाए। हम लोग अपनी मर्जी से केमिस्ट की शॉप से बिना जरूरत के भी कई बार एंटीबायोटिक्स खरीद के ले आते हैं और खा लेते हैं। सिर्फ खुद ही नहीं खाते, दूसरों को भी खिला देते हैं बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के। आप एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक भी कई तरह के होते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। इसको हम कल्चर टेस्ट के द्वारा पता करते हैं, जो कि एक डॉक्टर बेहतर जानता है। दूसरा आ जाता है डोज, कितनी क्वांटिटी लेनी है। 200 mg में भी मेडिसिन अवेलेबल है, 500 mg में भी मेडिसिन अवेलेबल है, उससे भी ज्यादा हायर डोज में अवेलेबल है। लेकिन ये एक डॉक्टर बेहतर तरीके से समझेगा कि हमको 200 mg लेनी है कि 500 mg लेनी है या व्हाटएवर। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए हमको एंटीबायोटिक्स लेनी है, ये डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन डिपेंड करता है अलग अलग मेडिसिन के लिए, आपकी बीमारी की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो बेहतर है कि ये चीज डॉक्टर ही डिसाइड करे। चौथी चीज जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है डे एस्केलेशन। क्यों ना हम एंटीबायोटिक पे अपनी निर्भरता कम करें। जैसे जैसे हम अपनी एंटीबायोटिक पे निर्भरता कम करेंगे, हमारी अपनी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे हम लोग हो, हम सब में एक मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम का जो काम करता है। इसके लिए आप मेरा एक बना हुआ वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक में उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम, अपना जो हमारा सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो काफी काम करता है, इसलिए एंटीबायोटिक पे निर्भरता हमें कम करनी पड़ेगी। तो अब अंत में जानेंगे कि WHO ने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो एंटी माइक्रोबियल फाइट में हम सबकी मदद करने वाला है। तो WHO ने अवेयरनेस फैलाने के लिए 2015 से एक अवेयरनेस वीक शुरू किया। 18 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर हर साल ये अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, जिसका की नाम है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। अब आप बात करेंगे कि हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और आप एंटी माइक्रोबियल वीक क्यों मन रहा है। असल में सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और भी तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमार करते हैं, जिनकी बेसिक कैटेगरीज हो गई। एक तो बैक्टीरिया जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, दूसरा हो गया वायरस जिसके लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन लेते हैं, तीसरा हो गया फंगल इन्फेक्शन जिसके लिए हम एंटीफंगल कोई मेडिसिन लेते हैं, और चौथा हो गया प्रोटोजोआ यानी कि एंटी प्रोटोजोआ। तो WHO ने ये सोचा कि जो अवेयरनेस वीक है उसको एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक ना करके एंटी माइक्रोबियल कर दिया गया, क्योंकि कलेक्टिवली ये सारी बीमारियां उसके अंदर आ जाएगी। तो दूसरा जो WHO ने एक स्टेप लिया वो है कि निगरानी और अनुसंधान यानी कि सर्वेलेंस पे रखना और रिसर्च को बढ़ावा देना। इसके लिए ग्लास नाम की एक संस्था बनाई गई जिसका की फुल फॉर्म है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्वेलेंस सिस्टम। इसका काम है डेटा का कलेक्शन करना, डेटा का कलेक्शन करके एनालिसिस करना, और फिर एनालिसिस करने के बाद इस पूरे डेटा को लोगों से, जो कंसर्न सोसाइटीज हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इनसे इस डेटा को शेयर करना। इससे फायदा क्या होगा? ये सारे डेटा मदद करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट के लेवल पे और रीजनल लेवल पे भी, कि कहाँ पे क्या डिसीजन और क्या स्कीम हमें बनानी है। जैसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कई बार डेंगू कहीं एरिया में फैल जाता है, कहीं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग कर सके। WHO ने नई मेडिसिन और इसके ऊपर होने वाले रिसर्च के लिए भी काफ़ी काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए एक साझा कदम उठाया गया WHO के द्वारा और DNDi
GNDI का फुल फॉर्म है ड्रग्स ऑफ नेग्लेक्टेड डिजीजेस इनिशिएटिव। दोनों मिल करके एक बैनर है जिसका नाम है GARDP, यानी कि ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो इनका काम होगा कि पुराने मेडिसिन में हम किस तरह से बदलाव लाएं, नए मेडिसिन को कैसे खोजें। तो अब इन सब कामों के लिए फंड भी चाहिए। फंडिंग के लिए यूएन जनरल असेंबली ने न्यूयॉर्क में 2016 में इन्वेस्टमेंट के लिए एक राजनीतिक पहल की बात करी। इन सब कामों के पीछे मकसद ये है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एग्रीकल्चर हेल्थ तीनों पे प्रॉपर फोकस किया जा सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने टॉपिक्स भी बताइए जिसके ऊपर मैं फर्दर कोई वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।